आज हम चीज़ों के बिल्कुल तह तक जाने वाले हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये हवा, ये पानी, ये फ़ोन, आखिर ये सब बना किस चीज़ से है? तो हमारे पास study.com, वेदांतु, थॉटको और कुछ ऑनलाइन केमिस्ट्री लेक्चरों से मिले नोट्स हैं और हमारी कोशिश है कि हम पदार्थ के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स एटम और मॉलिक्यूल की दुनिया को समझें। हाँ, और ये सिर्फ किताबी परिभाषाओं के बारे में नहीं होगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से सुराग थे जिन्होंने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर किया कि ये छोटे छोटे कण असल में होते भी हैं। ये एक तरह से केमिस्ट्री की नींव रखने की कहानी है। तो कहानी शुरू करते हैं थोड़ा पीछे से, 18वीं और 19वीं सदी से। उस वक्त वैज्ञानिकों ने कुछ अजीब पैटर्न देखे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य नियम काम कर रहा हो। पहला सुराग था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हाँ, आसान भाषा में कहें तो पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है, नहीं मिटाया जा सकता है। बिल्कुल, वो बस अपना रूप बदलता है। और ये केमिकल रिएक्शंस में बहुत साफ दिखता है। जैसे जब पानी H2O टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है, तो रिएक्शन के शुरू में जितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम थे, ठीक उतने ही आखिर में भी होते हैं। अच्छा, तो कुछ भी जादू से गायब नहीं होता? कुछ भी नहीं, एक तरह का कॉस्मिक हिसाब किताब है जो हमेशा बराबर रहता है। समझ गया, पदार्थ की बस शक्ल बदलती है। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने एक और दिलचस्प चीज देखी, दूसरा सुराग, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसका मतलब कि एक कंपाउंड हमेशा एक ही रेसिपी से बनता है। जैसे पानी आप कहीं से भी ले लें, उसमें हमेशा वजन के हिसाब से 88.8% ऑक्सीजन और 11.2% हाइड्रोजन ही होगा। हाँ, ये एक फिक्स रेसिपी की तरह है। जैसे केक बनाने के लिए आपको हमेशा सही मात्रा में आटा, चीनी ये सब चाहिए होता है, वैसे ही पानी बनाने के लिए आपको हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम का अनुपात चाहिए। ये कभी नहीं बदलता। यहां तक तो ठीक है, लेकिन असली आहा मोमेंट तो तब आया जब जॉन डाल्टन ने तीसरे सुराग पर ध्यान दिया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये सुनने में थोड़ा पेचीदा लगता है, पर इसका आइडिया बहुत कमाल का है। देखिए, जब 2 एलिमेंट मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO भी बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी बनाते हैं। बिल्कुल। तो डाल्टन ने देखा कि अगर आप कार्बन का वजन फिक्स कर दें, तो CO और CO2 में जो ऑक्सीजन जुड़ती है, उसका वजन हमेशा 1:2 के एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। और डाल्टन के लिए ये एक दिमागी धमाका था। उन्होंने सोचा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तभी हो सकता है जब पदार्थ ऐसी छोटी छोटी इकाइयों से बना हो जिन्हें आप आधा नहीं कर सकते। आप CO 1.5 जैसा कुछ नहीं बना सकते। वाह, तो ये वो पल था जब एटम का आइडिया सिर्फ एक फलसफा नहीं रहा, बल्कि एक वैज्ञानिक जरूरत बन गया। और इन्हीं सुरागों को जोड़कर डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी कि हर चीज एटम से बनी है। एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं और रिएक्शन में बस इन एटमों की जगह बदलती है। एकदम सही। और ये थ्योरी उस वक्त के लिए क्रांतिकारी थी। कमाल की बात यह है कि बिना किसी माइक्रोस्कोप के वो सच के इतने करीब पहुंच गए। वैसे आज हम जानते हैं कि उनकी थ्योरी में 2 छोटे से अपडेट की जरूरत है। अच्छा। पहला, एक ही एलिमेंट के एटम थोड़े अलग हो सकते हैं, जिन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। और दूसरा, एटम अविभाज्य नहीं है, उन्हें तोड़ा जा सकता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो डाल्टन का गलत होना भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसने वैज्ञानिकों को यह पूछने पर मजबूर किया, अच्छा तो फिर एटम के अंदर क्या है? चलिए अब इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर झांकते हैं। वैसे एटम शब्द का मतलब ही अविभाज्य होता है, पर जैसा हमने अभी बात की, ये तो विभाज्य है। हाँ, एटम के केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है, मतलब नाभिक, जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और बिना चार्ज वाले न्यूट्रॉन होते हैं। एटम का लगभग सारा वजन इसी में होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या से तय होता है कि वो कौन सा एलिमेंट है। जैसे 6 प्रोटॉन मतलब हमेशा कार्बन। हमेशा। ये उस एलिमेंट की पहचान है, उसका आधार कार्ड नंबर समझ लीजिए। और जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो असल में केमिकल रिएक्शंस के खिलाड़ी होते हैं। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है, और अगर उसे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो वो नेगेटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है। ठीक है, तो ये एटम एक साथ जुड़कर मॉलिक्यूल यानी अणु बनाते हैं। पर यहाँ कंफ्यूजन होता है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फर्क है? स्रोत बताते हैं कि सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, पर सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते।
ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब है दो या ज्यादा एटम का एक साथ बंधा होना, चाहे वो एक जैसे हो या अलग। जैसे ऑक्सीजन गैस O2, इसमें दो ऑक्सीजन एटम जुड़े हैं तो ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है। लेकिन कंपाउंड होने के लिए शर्त ये है कि उसमें कम से कम दो अलग अलग तरह के एलिमेंट होने चाहिए। तो O2 एक मॉलिक्यूल तो है पर कंपाउंड नहीं है। वहीं पानी H2O में दो अलग एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए वो एक मॉलिक्यूल भी है और एक कंपाउंड भी। अच्छा, अब समझ आया। ये एक जरूरी बारीक बात है। तो ये एटम आपस में जुड़ते कैसे हैं? मैंने आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। बिल्कुल, ये दो मुख्य तरीके हैं। आयनिक बॉन्ड में एक तरह का लेन देन होता है। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दान कर देता है। दान कर देता है। हाँ, इससे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन बन जाते हैं जो चुंबक की तरह एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जैसे नमक में होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में साझेदारी होती है। एटम इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं, जैसे पानी या कार्बन डाइऑक्साइड में। बिल्कुल सही। और फिर मिक्सचर यानी मिश्रण भी होते हैं, जैसे हवा। वो इन सब से कैसे अलग है? मिक्सचर में चीजें बस एक साथ मौजूद होती हैं, उनमें कोई केमिकल शादी नहीं होती। वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं। हवा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दूसरी गैसें हैं, पर वे सब अपने अपनी जगह पे हैं, एक दूसरे से बंधी नहीं है। या फिर नमक वाला पानी? हाँ बिल्कुल, आप पानी को उबाल कर उड़ा सकते हैं और नमक पीछे रह जाएगा, क्योंकि वो बस फिजिकली मिक्स हुए थे, केमिकली नहीं। जैसे एक सलाद जिसमें टमाटर और खीरा मिक्स तो हैं, पर रहते टमाटर और खीरा ही हैं। बढ़िया एनालिटी है। तो अब जब हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए, तो वैज्ञानिक असल लैब में इनके साथ काम कैसे करते हैं? जैसे वो केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? इसके कुछ तय नियम हैं। आपको एलिमेंट्स की वैलेंसी पता होनी चाहिए, मतलब उनकी जुड़ने की क्षमता। मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। मैग्नीशियम Mg की वैलेंसी +2 है और क्लोरीन Cl की -1 है। एक मिनट रुकिए। तो ये एक तरह का गणितीय संतुलन है। आपको दोनों तरफ के चार्ज को 0 पर लाना है। अगर Mg के पास +2 चार्ज है तो उसे बैलेंस करने के लिए -2 चार्ज चाहिए। और क्योंकि हर Cl पर -1 है तो हमें 2 Cl लगेंगे। तो MgCl2 सही है? क्या बात है, एकदम सही पकड़ा आपने। बस यही फंडा है। अब अगला सवाल आता है, इन मॉलिक्यूल्स का वजन कैसे करें? इसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। और ये कैसे होता है? मुझे लगा था ये बहुत मुश्किल होगा। नहीं, ये सरप्राइजिंगली बहुत सीधा है। आप बस पीरियोडिक टेबल से हर एलिमेंट का एटॉमिक मास उठाते हैं, उसे फॉर्मूले में मौजूद उसके एटम की संख्या से गुणा करते हैं और आखिर में सबको जोड़ देते हैं। अरे वाह, ये तो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान लगता है। चलिए अमोनिया NH3 का उदाहरण लेते हैं। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से नाइट्रोजन N का मास लगभग 14 है और हाइड्रोजन H का 1। तो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, मतलब 1 × 14 + 3 × 1 = 17। बिल्कुल, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 हुआ। हाँ, कभी कभी ब्रैकेट से मामला थोड़ा जटिल हो सकता है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 2। यहाँ ब्रैकेट के बाहर जो 2 है वो ब्रैकेट के अंदर की हर चीज से गुणा होगा। अच्छा, तो हमारे पास 3 कैल्शियम, 2 फॉस्फोरस और 8, मतलब 4 × 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। हाँ, और फिर आप बस सबके मास जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम एक अकेले मॉलिक्यूल का वजन तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही छोटी, लगभग काल्पनिक संख्या होगी। असल लैब में तो आप एक एक मॉलिक्यूल के साथ काम नहीं कर सकते। तो फिर केमिस्ट्स इस समस्या से कैसे निपटते हैं? मतलब खरबों एटम्स को गिनते कैसे हैं? यही तो केमिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत चुनौती है, और इसका समाधान एक बहुत ही शानदार आइडिया है, मोल की अवधारणा। ये केमिस्ट्री में एक क्रांतिकारी विचार था जिसने अदृश्य को मापने योग्य बना दिया। मोल, मैंने ये शब्द सुना है और ये हमेशा थोड़ा रहस्यमय लगता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हम कहते हैं 1 दर्जन, तो उसका मतलब हमेशा 12 होता है ना, चाहे वो केले हो या अंडे। वैसे ही केमिस्ट के लिए 1 मोल का मतलब हमेशा एक फिक्स संख्या होता है, और वो संख्या है एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 1023। 6.022 गुणा 10⁻23। ये संख्या तो इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।
हाँ, ये एक विशाल संख्या है। एक स्रोत में एक मजेदार कहानी भी है कि कैसे मिस्टर एवोगैड्रो ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और कार्बन के 12 ग्राम में एटम गिनना शुरू कर दिया और सालों बाद इस जादुई नंबर के साथ बाहर आए। हाँ, बेशक ये सच नहीं होगा, पर आइडिया को यादगार जरूर बनाता है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे कमाल का कनेक्शन आता है। किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास जो हमने अभी कैलकुलेट करना सीखा, अगर आप उतने ही ग्राम वो चीज ले लें तो उसमें हमेशा ठीक 1 मोल यानी 6.022 × 1023 मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मिनट, ये तो कमाल है। मतलब पानी H2O का मॉलिक्यूलर मास लगभग 18 है, तो अगर मैं 18 ग्राम पानी लेता हूं तो मुझे पक्का पता है कि मेरे पास पानी के ठीक 1 मोल मॉलिक्यूल हैं। ठीक 1 मोल। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो 12 ग्राम कार्बन में ठीक 1 मोल कार्बन एटम होते हैं। इसने केमिस्ट्स को एक सुपर पावर दे दी। वे अब एटम और मॉलिक्यूल को गिनने के बजाय उन्हें तौल सकते हैं। वाह, इसने तो पूरी केमिस्ट्री को प्रैक्टिकल बना दिया। तो आज हमने एक लंबी यात्रा की। हमने उन सुरागों से शुरुआत की जिन्होंने डाल्टन को एटम के बारे में सोचने पर मजबूर किया। फिर हमने एटम के अंदर झांका, मॉलिक्यूल और कंपाउंड का फर्क समझा और यह भी जाना कि हवा एक कंपाउंड क्यों नहीं बल्कि एक मिक्सचर है। और आखिर में हमने देखा कि केमिस्ट्स इन अदृश्य कणों को मोल जैसी चतुर अवधारणा का उपयोग करके कैसे गिनते और तोलते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि पदार्थ सबसे बुनियादी स्तर पर कैसे व्यवहार करता है। इन्हीं नियमों और कॉन्सेप्ट्स की वजह से हम केमिकल रिएक्शंस को समझ सकते हैं और नई नई चीजें बना सकते हैं। और अब इस बातचीत को खत्म करने से पहले यहाँ एक विचार है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। डाल्टन का मानना था कि एटम अविनाशी हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। आज हम जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में उन्हें तोड़ा जा सकता है। पूरी केमिस्ट्री इस विचार पर बनी है कि रिएक्शन में एटम बस अपनी जगह बदलते हैं, नष्ट नहीं होते। तो जरा सोचिए, जब वैज्ञानिकों ने एटम को तोड़ दिया तो एटम के अंदर क्या होता है, उसे समझाने के लिए उन्हें फिजिक्स के कितने नए और अलग नियमों का एक पूरा सेट बनाना पड़ा होगा। केमिस्ट्री के नियम वहां काम करना बंद कर देते हैं और एक बिल्कुल नई दुनिया, क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया शुरू हो जाती है।